आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला आपको खबरदार करने का। अयोध्या केस में नए सिरे से बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की सलाह के बाद आज तक ने सबसे बड़ी पहल की है। हमने अयोध्या जाकर अयोध्या केस के दोनों पक्षकारों को एक साथ बिठाकर बात की है। हमने कल आपको बताया था कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद जमीन विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने बड़ा सुझाव दिया है और कहा है कि सबसे बेहतर यही है कि धर्म और आस्था के विषयों को बातचीत से सुलझा लिया जाए। चीफ जस्टिस ने तो खुद इस केस में मध्यस्थता करने का ऑफर भी दिया था और यह कहा था कि इस मुद्दे पर दोनों पक्षों को लचीली सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। 31 मार्च तक सुप्रीम कोर्ट ने बातचीत के ऑफर पर दोनों पक्षों से राय मांगी है। हमने सुलह की संभावनाओं पर अयोध्या में दोनों पक्षों को आमने सामने बिठाया है, जिस बातचीत में 4 बड़ी शर्तें सामने आई। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने की कोशिश करें, आप ये कोशिश करें कि आप हमारे पास कमी आए पहले खुद निपटाएं, तो अक्सर ये आवाजें आती हैं कि नहीं ऐसा संभव नहीं है, कुछ बोलते हैं ऐसा संभव है। हम तो ये कहते हैं ये संभव है। यहां पर दोनों पक्षकार हमारे आमने सामने बैठे हुए हैं। यहां पर वो बैठे हुए हैं जिन्होंने कई बार अपनी तरफ से पहल की है। मैं सबसे पहले इससे शुरू करूंगा आप ही से, क्योंकि आपने हाशिम अंसारी साहब से कई बार बातचीत की, आप कई आमने सामने बैठे ज्ञानदास जी, और अभी उनके पुत्र यहां पर बैठे हैं। तो जो बातचीत है उसकी शर्तें क्या हैं, या बातचीत है तो वो कैसे आगे बढ़ रही है? माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो आदेश दिया है वह स्वागत सबको उसका करना चाहिए। और यह मामला केवल अयोध्या फैजाबाद का नहीं है, यह पूरे विश्व स्तर का मामला है, पूरे हिंदुस्तान का मामला है। जब तक यह मामला मंदिर मस्जिद सॉल्व नहीं होगा तब तक भारत का उत्थान नहीं कहा जा सकता। आप हाशिम अंसारी साहब के पुत्र हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा इकबाल अंसारी साहब, अब जो बातचीत की शुरुआत हुई है, ये मैं तो बोल रहा हूं आज तक पे बातचीत शुरू हो गई है, तो इसमें क्या चाहते हैं आप लोग? भाई हम लोग भी चाहते हैं कि इस मंदिर और मस्जिद का जो है झगड़ा जो है वो खत्म हो और सारे लोग मिल बैठ करके इसकी बातचीत करेंगे और ये जितनी जल्दी से जल्दी ये मसला सॉल्व हो जाएगा, दोनों बन जाएगा, तो ये हमारे अयोध्या का विकास होगा। जो मांग है वो क्या है, अब आगे इसको कैसे बढ़ाया जाएगा, क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि अब बहुत समय बीत गया, इसको लेकर तमाम खून खराबे देश में हुए। ऐसी स्थिति में जैसे पूर्व में 2010 में महाराज जी, हमारे पूज्य ज्ञानदास जी महाराज जी ने एक पहल छेड़ी और उस पहल में उन्होंने हिंदू पक्ष ही नहीं मुस्लिम पक्ष को आगे किया और हाशिम उसके गवाह थे कि उन्होंने कहा कि अब हम चाहते हैं कि भगवान का भव्य मंदिर बने। एक मुस्लिम पक्षकार ने इस तरह कहा। ऐसी स्थिति में जो कट्टरपंथी लोग हैं, हम उनका कतई प्रवेश अयोध्या में नहीं चाहते और किसी भी राजनीतिक का प्रवेश नहीं चाहते। मैं आपसे सीधा सवाल करता हूँ, रामदास जी आप निर्मोही अखाड़े से हैं, आप कहते हैं कि मंदिर मस्जिद दोनों बने? हाँ बने, स्वीकार है। जहाँ रामलला विराजमान है वहाँ मंदिर बने, उससे दूरी पर मस्जिद बने। तमाम मस्जिद देश में वो हम लोग आपस में तय कर लेंगे। ये एक बड़ी बात है, ये कह रहे हैं कि दोनों बने, ऐसा नहीं है दोनों बने, आप इस पर क्या कहेंगे? भाई तो हमारे यहाँ इसका जो है मुकदमा चल रहा है कोर्ट में, तो अगर दोनों बन जाता है इसमें बुराई क्या है? सारे हिंदुस्तान के झगड़े सॉल्व हो जाएंगे। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि सरयू के उस पार बड़े मस्जिद, आपका क्या कहना है? ये अलग अलग चीजें बयान आते रहते हैं इसमें। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जो कहा है वो उसको सुलझाया नहीं, उलझा दिया है। अभी तो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने कह दिया कि मस्जिद वो सरयू के उस पार बने, बाद में सुब्रमण्यम स्वामी ये भी कहेंगे हो सकता है कि नेपाल में बने, फिर आगे कहेंगे पाकिस्तान में बने। तो ये बकवास है फालतू। ये जब इन्होंने पहले निर्धारित कर दिया कि बाहर बने तो फिर सुलह का रास्ता क्या है, फिर सुलह प्रक्रिया कैसे शुरू किया जाए? हमारे कहने का परिणाम, इनको अथराइज किसने किया, ये अथराइज किसके तरफ से, किस पक्षकार तरफ से है? तो हमारे कहने अभिप्राय है कि सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोगों अपना मुंह बंद करें, बाहरी जो लोग हैं वो अपना है मामला वापस ले। आपका इस पे क्या कहना है? दोनों बनना चाहिए और दोनों को साथ में सहयोग करना चाहिए? हाँ, दोनों आदमी हिंदू मिलकर मस्जिद बनावे और मुसलमान भी सहयोग दे मंदिर बनने के लिए। दोनों आदमी मिलके
सहयोग दें। सवाल खड़ा ये होता है कि ये होगा कैसे, इसका सल्यूशन क्या है, कैसे इसका निष्कर्ष निकलेगा, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। और यह आप वकील हैं इनके, इकबाल अंसारी साहब के, मैं आपसे जानना चाहूंगा, चिंता का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि आखिर मंदिर कहां बनेगा, मस्जिद कहां बनेगी, इसमें कौन पहल कैसे करेगा? दोनों की स्थली तो होना चाहिए एक्चुअली यहीं पे। बस अगर कहीं किसी को विरोध है तो थोड़ा भिन्न भिन्न जगह स्थान पर हो जाए वहीं, और मतलब वही परिसर में भिन्न। ज्ञानदास जी, आपने ये पहल कई बार किया, आप ये कह रहे हैं उसी परिसर में दोनों होना चाहिए? जी, वो उसका परिसर जो है 77 एकड़ का है, उसी परिसर में दोनों का ही निर्माण किया जाएगा, तभी शांति मिलेगी, नहीं तो अशांति रहेगी ही। आपका भी यही राय है कि मंदिर और मस्जिद उसी परिसर में बनने चाहिए? भाई हम लोग तो जो है वो तो चाह ही रहे हैं बहुत पहले से कि इसका कोई सुलह समझौता कोई हल निकल आवे, लेकिन इसमें बाहरी ताकतें ऐसी लगी हुई हैं कि जो इसको सुलझने नहीं दे रही हैं। जैसे अभी सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि मस्जिद जो है पुल व्यापार बना दो, सरजू उस पार बना दो, तो क्या अयोध्या में मस्जिद नहीं थी? तो जो है ऐसी बात करने वाले ऐसी बात करते हैं कि इसका सुलह समझौता हो ही नहीं सकता जब तक ये लोग ये लोग इसमें से निकाले नहीं जाएंगे, ये मंदिर मस्जिद का समाधान हो ही नहीं सकता। नहीं, लेकिन आप ये कहते हैं कि उसी परिसर में दोनों बनना चाहिए? भाई बिल्कुल बनना चाहिए। ये तो भाई कोर्ट जो है फैसला किया है, डिवाइड किया है, अभी 2010 में इसका फैसला आया है, दोनों का किया है। ज्ञानदास जी, मैं ये आपसे भी जानना चाहूंगा ये कि आप चाहते हैं कि कोई, आप अब देखिए यहाँ पर तो ये सभा लग चुकी है, लेकिन क्या आप ऐसा चाहते हैं कि कोई बीच में केंद्र सरकार की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मीडिएटर आए जो फाइनली इस चीज को अब आगे बढ़ा के जाए? नहीं, इसमें तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पहल करना चाहिए, और अगर स्वयं नहीं कर सकते तो किसी को वो नियुक्त कर सकते हैं। लेकिन न्यूट्रल हो, वहाँ न्यूट्रल हो, किसी तरह से पक्ष, मतलब वो किसी का पक्ष न ले, और हम लोगों का वो सुने, और हम लोगों को जो पीड़ा है या क्या उत्साह है उसको वो देखे, उस तरीके से वो जा कर के सुप्रीम कोर्ट में दे। अगर नहीं सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस स्वयं अगर आवश्यकता पड़ेगा तो उनका भी हम लोग सेवा लेंगे राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के लिए। तो हो सकता है कि उनको भी हम लोग यहाँ स्वागत करें, या वो कहेंगे तो हम लोग वहीं भी दिल्ली भी जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये जो लोग हैं जो उलझाने वाले हैं, इनको पहले इनके ऊपर कड़ाई किया जाए, इनको शिकस्त किया जाए, और इनको जो है उस तरीके से रोका जाए जिससे भी विवाद को यह सॉल्व नहीं करने दे रहे हैं। इस बातचीत में जो 4 बड़ी बातें निकल कर आई हैं वो ये हैं कि अयोध्या केस के दोनों पक्षकार चाहते हैं कि एक ही प्रांगण में मंदिर और मस्जिद बने। दोनों पक्ष चाहते हैं कि केंद्र सरकार अपने किसी प्रतिनिधि को बातचीत की पहल आगे बढ़ाने के लिए भेजे, लेकिन इस प्रतिनिधि को भेजने से पहले दोनों पक्षों से अलग अलग बातचीत हो। और इन पक्षकारों के मुताबिक अतिवादी सोच वाले लोग, जिनमें ये राम मंदिर की तरफ से सुब्रमण्यम स्वामी और बाबरी मस्जिद की तरफ से मुख्य पैरोकार हाजी महबूब जैसे लोगों का नाम ले रहे हैं, उन्हें बातचीत की पहल से बाहर रखने की बात कर रहे हैं। आज तक पर बातचीत की इस पहल के बाद हमने सुब्रमण्यम स्वामी से बात की। राम जन्मभूमि की जो परिसर है उसके अंदर मस्जिद बनेगा तो क्या होगा? वही जो पुराने जो आतंक की एक वातावरण है वो पैदा हो सकती है। आजकल तो मामला तो अंतर्राष्ट्रीय हो गया, अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों इसका फ़ायदा उठाएंगे। तो जब ये देखना है कि मुसलमान के लिए एक अलग जगह जो अयोध्या में ही, चाहे वो सरयू नदी पार या शहर के थोड़े आगे, ये वहाँ बनानी चाहिए। परंतु जहाँ राम जन्मभूमि के ज़मीन में बनाया जाएगा तो मेरी राय में धार्मिक और भावना की बात छोड़िए, इसमें कानून व्यवस्था हम मेंटेन कर सकते हैं कि नहीं, ये देखना पड़ेगा। वो को तय कर नहीं सकते कि कौन बाहर रखा जाएगा, वो तो कोर्ट तय करेगा। हाँ, इनको हो सकता है डर लगता है कि मुझे इतना कानून पता है कि मैं इनको रस्सी में बांध के एक कोने में बैठा दूंगा।
अयोध्या केस में वर्ष 1985 के बाद से 9 बार बातचीत और सुलह की कोशिश हो चुकी है, लेकिन हर बार बातचीत में कोई पक्ष ऐन मौके पर कन्नी काट गया तो अतिवादी संगठनों और सोच वाले लोगों ने सुलह की कोशिश में टांग अड़ा दी। सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के सुझाव के बाद वाकई इस बार बातचीत करने और सुलह तक पहुंचने के लिए गंभीरता से प्रयास किए जाएंगे, और इस बातचीत के लिए कौन आगे बढ़ता है, कैसे आगे बढ़ेगा, ये भी बड़ा सवाल है। अयोध्या केस के बाद अब बात उत्तर प्रदेश के सुपरफास्ट सीएम आदित्यनाथ योगी की। अवैध बूचड़खाने पर एक्शन, सड़कों में लोफरगिरी पर एक्शन, सचिवालय में पान मसाला और तंबाकू बंद। उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी सुपरफास्ट स्पीड में हैं। आज मुख्यमंत्री योगी लखनऊ के एनेक्सी भवन में पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री और उनके सचिवों का ऑफिस है। यहीं पर मुख्य सचिव, गृह सचिव और यूपी सरकार के सभी बड़े अधिकारी बैठते हैं। योगी 1 घंटे तक एनेक्सी भवन में रहे, सीढ़ियों से चलते हुए पंचम तल तक पहुंचे, जहां सीएम ऑफिस है। बीच में हर फ्लोर पर, हर सेक्शन में पहुंचे। कहीं बिजली के उलझे तार दिखे, कहीं गंदगी ही गंदगी दिखी, पान मसाले से रंगे सचिवालय के कोने देखे, इधर उधर फैली कुर्सियां देखी, कहीं फाइलों के ढेर देखे। खास तौर पर गंदगी को लेकर योगी ने अधिकारियों से ध्यान देने को कहा। तुरंत ही अधिकारियों को स्कूलों, कॉलेज, सरकारी अस्पतालों में पान और तंबाकू पर प्रतिबंध को कड़ाई से लागू करने और सरकारी दफ्तरों में पान मसाला और प्लास्टिक के प्रयोग को बंद करने के निर्देश दिए। सचिवालय में ड्यूटी आवर के दौरान कर्मचारियों को पान मसाला और तंबाकू का प्रयोग नहीं करने को कहा गया। आज योगी सरकार के मंत्रियों के विभागों का भी बंटवारा कर दिया गया है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के पास गृह मंत्रालय के साथ करीब 38 विभाग हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को पीडब्ल्यूडी मिला है। दूसरे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को उच्च शिक्षा और विज्ञान तकनीक विभाग मिला है। वित्त मंत्रालय मेरठ से विधायक राजेश अग्रवाल को मिला है। ऊर्जा मंत्रालय श्रीकांत शर्मा को, स्वास्थ्य मंत्रालय सिद्धार्थनाथ सिंह को। विभागों के बंटवारे के पहले से ही योगी सरकार सुपरफास्ट स्पीड में है। खासतौर पर महिला सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो टीम के एक्शन की बहुत चर्चा हो रही है, लेकिन कई जगहों पर पुलिस बेवजह लोगों को परेशान करती और मॉरल पुलिसिंग करती हुई भी दिखी है। सरकार और डीजीपी ने साफ तो किया है कि इस मुहिम में किसी को बेवजह परेशान नहीं किया जाएगा, लेकिन उन पुलिस वालों और अफसरों को यह कौन बताएगा कि एंटी रोमियो मुहिम का मकसद अराजक तत्वों को कानून का डर दिखाना है, सख्त प्रशासन का संदेश देना है, न कि समाज में नैतिकता के ठेकेदार बन जाना। ये ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिन पर सुपरफास्ट योगी सरकार को थोड़ा संभल कर चलने की जरूरत है। कानून मारे वो सही हो जाएगा। आना अकेले आना। ये कदर खड़े हो जाओगे? नहीं तो स्कूल तो जा रहे हो, लेकिन जब तुम इधर उधर टहलोगे ना तो फिर चले जाओ। सड़क पर निकली लड़कियों को रोज परेशान करने वाले, गलियों, चौराहों और पब्लिक प्लेस पर आवारागर्दी करने वाले, स्कूल कॉलेज के बाहर गैंग बनाकर लड़कियों को छेड़ने वाले, ऐसी अराजकता के खिलाफ यूपी पुलिस के एक्शन में आना उत्तर प्रदेश में महिलाओं और छात्राओं को सड़क पर सुरक्षित महसूस कराएगा। इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था से जुड़ा ये वो प्रमुख मुद्दा रहा है जो चुनाव में भी उठा था। तो छेड़खानी अभी भी होती है? अभी भी होती है, पर इतनी नहीं होती, फिर भी अभी कमी है। फिर भी ये देखिए, ये ऐसे लड़कों का हुजूम जाता है मोटरसाइकिलों पर और कमेंट पास करते हो। हम यहाँ जब तक बात कर रहे थे इन छात्रों के साथ, ये गाड़ियों से लोग गुजरे और चिल्लाते हुए निकले, कमेंट पास करते हुए निकले। और ये वो तस्वीरें हैं जिसकी वजह से क्यों आखिर एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन करना पड़ा, या ऐसी फोर्सेस की जरूरत क्यों है। लेकिन यूपी में पिछले 48 घंटे से जो एंटी रोमियो रेड चल रही है, उसमें बहुत संभलने की भी जरूरत है, क्योंकि सड़क पर निकला हर लड़का रोमियो नहीं हो सकता, या बाइक पर कॉलेज के पास से निकला हर लड़का मन चला नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात ये कि सड़कों और चौराहों पर तो पुलिस का चेकिंग करना, पूछताछ करना सही हो सकता है, लेकिन पार्कों में घुस कर बेवजह किसी को परेशान करना, क्या ये पुलिस की अराजकता नहीं है? कानून मारे वो सही हो जाएगा। ये उत्तर प्रदेश के झांसी शहर की तस्वीर है,
जहां महिला थाना की टीम के साथ महिला अफसर पार्क में रेड करने पहुंच गई। कुछ युवा छात्र छात्राएं पार्क में बैठी थी, उन्हें पुलिस ने भगा दिया। कुछ युवाओं से घर पर बात कराने को कहा गया। एक युवा से 20 बार गिनकर उठक बैठक लगाने को कहा गया। मेरे भाई अगली बार मिलने आना अकेले आना। और सुनो रास्ते के चालू रखो, सुनते रहो, चालू रखो, चलते रहो। जब महिला अफसर से पूछा गया कि ये सब क्या हो रहा है तो वो पारंपरिक संस्कृति का हवाला देने लगी। बड़ा सवाल ये है कि ऐसे अफसर क्या एंटी रोमियो टीम का गलत मतलब निकाल रहे हैं और खुद को संस्कृति की रक्षा का ठेकेदार समझने लगे, क्योंकि एंटी रोमियो टीम का असली मकसद सड़कों पर अराजक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करके महिलाओं और छात्रों के अंदर सुरक्षा का विश्वास बनाना है, न कि मॉरल पुलिसिंग करना। हमारे संस्कृति को या फिर हमारे जो रहन सहन उसको खराब करने की दृष्टि से जो कार्य करते हैं उनको हम रोकें, उन्हें यहाँ से भगाएं, ताकि इन सब जगहों का माहौल अच्छा रहे और हम समाज में एक अच्छा संदेश भेज सकें। जो पार्कों में बैठकर बात कर रहे हैं, जो अपनी मर्जी से कहीं घूमने जा रहे हैं, जो सड़क पर किसी तरह की अराजकता नहीं फैला रहे, उनको परेशान करने की क्या जरूरत है। लेकिन वर्षों तक नींद में रहा पुलिस सिस्टम सरकार बदलते ही खुद को ऐसे एक्शन में दिखा रहा है जैसे कल से पूरे उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक हो जाएगा। पहले भी यही पुलिस थी, यही कथित तौर पर रोमियो थे, यही सड़कें थी, यही चौराहे थे, स्कूल थे, कॉलेज थे। चलो चारों को बैठाओ। तुम लोग इस स्लीपर में कहाँ आए थे? सर हम जा रहे थे काम से। बाबा पुलिस का रेलवे क्रॉसिंग के पास। यूपी के हर शहर में पुलिस की ऐसी एंटी रोमियो टीमें बन गई, जिन्होंने पिछले 48 घंटे से ऑपरेशन रोमियो शुरू किया। जोनल आईजी को डीजीपी ने इनकी निगरानी करने को कहा। कई शहरों में सड़क पर घूम रहे लफंगों और लड़कियों को परेशान करने वालों को पकड़ा गया। लोग भी इस तरह के एक्शन को सही मान रहे हैं। किस तरह से सहारा मॉल में है हम लोग, और यहाँ पे किस तरह से एंटी रोमियो स्क्वाड जो है वो एक्टिव है। तमाम पुलिसकर्मी हैं वो लड़कों को कुछ समझा रहे हैं। टहलने घूमने से मना कर रहे थे, मतलब ये उनके कहने का मतलब है पढ़ाई लिखाई करो, टहलने में कुछ नहीं रखा है और यही अच्छा भी है पढ़े लिखे अगर हम लोग। टहलने में क्या गलती है? आपको लगता है टहलने घूमने में कोई गलती नहीं? इस समय पेपर का टाइम, एग्जाम टाइम चल रहा है, तो हम लोगों को एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। ये महिला सुरक्षा के लिए बड़ा कदम साबित हो सकता है, लेकिन पुलिस के सिस्टम को भी संवेदनशील होने की जरूरत है, क्योंकि घर से बाहर निकले हर लड़के को अपराधी की तरह देखना और कानून व्यवस्था सही करने के लिए अराजक तत्वों में कानून का डर पैदा करने की जगह संस्कृति और नैतिकता के ठेकेदार बन जाने वाले अफसरों की भी कमी नहीं है। हमने इसी मामले में उत्तर प्रदेश के डीजीपी जावेद अहमद से बात की। अगर वो ऐसा समझती है कि उसके साथ बदतमीजी हो रही है या उसकी कोई आपत्तिजनक बातें कर रहा है या फप्तियां कस रहा है, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई किया जाए। अगर कोई वयस्क लड़का लड़की कहीं मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, पार्क में आ रहे हैं, सिनेमा घर जा रहे हैं, तो उनके ऊपर टिप्पणी करना या उनकी जिंदगी में हस्तक्षेप करना ये बिल्कुल मकसद नहीं है। ये स्पष्ट किया जाना बहुत आवश्यक है। इसमें संदेह नहीं कि यूपी पुलिस के ऑपरेशन रोमियो से अराजक तत्वों में कानून का डर होगा और इसमें मॉरल पुलिसिंग और बेवजह परेशान करने की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। ये ठीक उसी तरीके से है जिस तरीके से अवैध बूचड़खानों पर एक्शन हुआ। तो उत्तर प्रदेश के हाथरस में कुछ अराजक तत्वों ने कानून अपने हाथ में लेकर मीट की दुकानों में आग लगा। ऐसे उपद्रवी तत्वों पर प्रशासन को सख्ती से निपटना होगा। अवैध बूचड़खाने हो या फिर महिला सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड, दोनों बीजेपी के प्रमुख चुनावी वादों और संकल्प पत्र का हिस्सा है। लेकिन योगी सरकार का इस पर एक्शन सधे हुए कदमों के साथ जरूरी है, जिसमें ना तो पुलिस प्रशासन को मनमानी की खुली छूट हो, ना ही अराजक तत्वों को कानून हाथ में लेने की हिम्मत हो। आज तक कहते हैं नाम में क्या रखा है, लेकिन सवाल यह भी है कि बेवजह नाम बदलने में क्या रखा है। ये सवाल आजकल उत्तर प्रदेश के देवबंद में हर किसी की जुबान पर है, क्योंकि देवबंद का नाम बदलकर देववृंद करने की चर्चा जोरों पर है। दरअसल यूपी चुनाव में बीजेपी ने जिन 312 सीटों पर जीत दर्ज की, उनमें एक सीट मुस्लिम बाहुल्य देवबंद भी है। यहां से जीते बीजेपी विधायक ब्रिजेश सिंह को बधाई देने वाले पोस्टरों में देवबंद को देववृंद लिखा गया है। वैसे ब्रिजेश सिंह ने भी जीतने के तुरंत बाद देवबंद का नाम बदलकर देववृंद करने की अपनी मंशा जाहिर की थी और अब वो विधानसभा में भी इस मुद्दे पर अपनी मांग रखने की तैयारी में जुटे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या देवबंद का नाम बदलना जरूरी है? देवबंद का इतिहास कम से कम इसकी गवाही नहीं देता।
दिल्ली से महज 160 किलोमीटर दूर देवबंद को एक अविकसित शहर से ज्यादा और कुछ नहीं कहा जा सकता, जो यूपी के सहारनपुर जिले में पड़ता है। देवबंद का नाम लेते ही एक और नाम आपके दिमाग में आ जाता है, वो है इस्लामी संस्था दारुल उलूम का। देवबंद रेलवे स्टेशन के बाहर निकलते ही रिक्शे वाले दारुल उलूम की आवाज लगाकर ही ग्राहकों को बुलाते हैं। लेकिन देवबंद इन दिनों दारुल उलूम की वजह से नहीं, बल्कि खुद अपने नाम की वजह से चर्चा में है। और इस चर्चा को हवा दे रहे हैं देवबंद में जगह जगह लगे बीजेपी के ये पोस्टर, जिसमें देवबंद अब देववृंद हो चुका है। देवबंद का नाम बदलने को लेकर के जो विवाद छिड़ा है वो अभी खत्म नहीं हुआ है और अभी से देवबंद का नाम देववृंद कर दिया है। इस तरह के जो पोस्टर्स हैं बीजेपी के, उनमें इस तरह के तमाम पोस्टर्स, ब्रजेश सिंह जो यहाँ से विधायक चुने गए हैं, 21 साल बाद बीजेपी का कोई विधायक देवबंद से जीता है और उन्हें बधाई देने के लिए, योगी आदित्यनाथ को बधाई देने के लिए, बीजेपी को प्रचंड बहुमत के लिए बधाई देने के लिए इस तरह के तमाम होर्डिंग्स और पोस्टर्स पूरे देवबंद में मुख्तलिफ जगहों पर नजर आ रहे हैं और उसमें सब जगह देवबंद को देववृंद लिखा जा रहा है। देवबंद की करीब 1 लाख की आबादी में तकरीबन 40% मुस्लिम है, जिनकी मदद के बिना बीजेपी के ब्रजेश सिंह यहाँ से विधायक नहीं चुने जा सकते थे। लेकिन जीतते ही ब्रजेश सिंह के सुर ऐसे बदले थे कि फूल मालाओं से लदे गले से देववृंद की रट लगाने लगे थे। देवबंद वास्तव में देवबंद नहीं, देवबंद वास्तव में देववृंद है। और देववृंद वह ऐतिहासिक महाभारत काल की नगरी है जहाँ पर यदि आप उसके गांव का अवलोकन करेंगे, उसको इतिहास के पन्नों में पढ़ेंगे तो रणखंडी जो गांव है वास्तव में वहां पर कुरुक्षेत्र का रणखंड गढ़ा था। महाभारत का रणखंड वहां से गढ़ा था, वहां से शुरुआत हुई थी। उसके बगल में यक्षवाला है जहां पर यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न किए, तो उसके बगल में पांडु सरोवर है। और देवबंद जो देववृंद नगरी है, खास करके माता त्रिपुरा बाला सुंदरी की जो प्रसिद्ध तपस्थली है, वहां पर 1 साल का अज्ञातवास उन्होंने काटा था। वास्तव में देवबंद को देववृंद का नाम से भी विलुप्त करने की प्रयास किया गया है और देवबंद को आज की तारीख में जो फतवों की राजनीति के नाम से जाना जाता है, तो वहां से वेदों की ऋचाओं को गुंजाने का प्रयास किया। देवबंद में मुस्लिमों ने 15 साल बाद बीजेपी के किसी उम्मीदवार पर भरोसा जताया था, इस उम्मीद के साथ कि विकास की राजनीति करने वाली पार्टी को वोट देंगे तो देवबंद का भला होगा। लेकिन देवबंद में लगे ये पोस्टर उनका भरोसा और उम्मीद दोनों तोड़ रहे हैं। अच्छा ये बताइए, पहले मेरा आपसे एक सवाल है कि देवबंद का नाम जो है, क्या देश का सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर इसको हटा देंगे आप तो ये हो जाएगा, या देवबंद के नाम बदल देने से जो रोड नहीं बने वो बन जाएंगे, जो स्कूलों में पढ़ाई सही से नहीं हो रही है वो हो जाए? इसका एक फायदा मुझे बता दें, उसके बाद चेंज कर लें आप। देवबंद के बीजेपी विधायक ब्रजेश सिंह को देवबंद नाम में मुस्लिम छाप दिखाई देती है, लेकिन देवबंद नाम का इस्लाम से दूर दूर तक भी कोई नाता इतिहास में तो कम से कम नहीं मिलता। देवबंद नाम से जुड़े जो तर्क हैं वो इस शहर को महाभारत काल से जोड़ते हैं। एक तर्क ये है कि देवबंद नाम देवी वन से पड़ा है। प्राचीन काल में ये जगह वन यानी जंगलों से भरी पड़ी थी जहाँ देवी और देवता रहते थे, इसीलिए इसे देवी वन कहते थे। दूसरा तर्क ये है कि देवबंद का पुराना नाम देवी वंदन था। यहाँ माँ दुर्गा रहा करती थी और लोग यहाँ उनकी वंदना किया करते थे। यानी देवबंद नाम से इस्लाम का कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए देवबंद के मुस्लिम धर्मगुरुओं को कोई फर्क नहीं पड़ता कि देवबंद को देववृंद कहा जाए या कुछ और। देवबंद का नाम दारुल की वजह से सारी दुनिया में पहचाना जाता है, देवबंद से दारुल नहीं पहचाना जाता है। अगर वो कोई दूसरा नाम रख देंगे देवबंद की वजह से उस दूसरे नाम की शोहरत होगी। ये तो कोई इस्लामी नाम नहीं है, ये तो यहाँ का एक इतिहास था कि यहाँ एक वन था, उसके अंदर एक मंदिर था। इसको लोग कहते हैं कि देवी का वन था ये, उसको नाम लेते लेते देवबंद। हिंदुस्तान में जो इस्लाम आया है उससे पहले का ये नाम है और पहले की ये बस्ती है। इसलिए एक दफ़े नहीं, हम तो कहते हैं 1000 मरतबा बदल दो, हमारी सेहत के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। न जाने विधायक ब्रजेश सिंह को यह ज्ञान कहां से आ गया कि देवबंद का नाता इस्लाम से है। हाँ, ये जरूर है कि पिछले 150 सालों से देवबंद और दारुल उलूम का चोली दामन का साथ है। विधायक ब्रजेश सिंह को नहीं मालूम होगा कि दारुल उलूम के उलेमाओं ने जंग आजादी में बढ़ चढ़कर भूमिका निभाई थी।
दारुल उलूम की स्थापना अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की पहली जंग मानी जाने वाली 1857 की क्रांति से जुड़ी है। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुस्लिम संस्थाओं को बंद कर दिया था और सैकड़ों इस्लामिक विद्वानों को या तो मार डाला था या जेल में डाल दिया था। तब जिंदा बचे इस्लामिक विद्वानों ने एक साथ मिलकर दारुल उलूम की स्थापना की थी। दारुल उलूम के उलेमाओं ने आजादी के वक्त पाकिस्तान बनाए जाने का कड़ा विरोध किया था। पिछले 150 वर्षों से देवबंद दारुल उलूम के नाम से जाना जाता है। देवबंद के मुस्लिमों को समझ ही नहीं आ रहा कि देवबंद का नाम बदलकर बीजेपी आखिर हासिल क्या करना चाहती है। जो अभी डेवलपमेंट का नारा देकर बीजेपी ने जो हुकूमत में आई और लोगों ने इतना बड़ा उससे मैंडेट दिया कि इतना छोटा सा इशू करने के लिए, सिर्फ नाम बदलने के लिए, और वो भी ऐसी जगह पर नाम बदलने आ रहे हैं आप जिसका आप तारीख उठा के देखिए। हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी में जो हिस्सा रहा है, मुसलमानों ने जो कुर्बानी दी है, वो दारुल उलूम के उलामा थे सबसे ज़्यादा। और सबसे बड़ी बात है, पाकिस्तान और पार्टीशन के जो मुखालफत हुई यहीं से हुई। हमारे हज़रत शेखुल इस्लाम पुरज़ोर उसकी मुखालफत करी और तहरीक आज़ादी के साथ ये नाम बदलकर आप ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि आप तहरीक आज़ादी में जो मुजाहिदीन शरीक थे हमारे, उनकी तौहीन करना चाह रहे हैं, क्योंकि इस तहरीक आज़ादी से देवबंद का नाम जुड़ा हुआ है। आपको क्या परेशानी हो रही है कि आप देवबंद को देवबंद बनाना चाह रहे हैं? आखिर विधायक ब्रजेश सिंह देवबंद का नाम बदलकर देववृंद करने पर क्यों अड़े हैं? इस सवाल का जवाब ब्रजेश सिंह से बेहतर और कौन दे सकता है। लेकिन ये सवाल सुनकर ब्रजेश सिंह के तो सुर ही बदल गए। मैं सीधी एक बात है कि अब उत्तर प्रदेश में विकास की रफ्तार किस तरह बढ़ेगी, विषय ये है। और मेरा ये मानना है कि जिन 15 सालों में जिस देवबंद का या देववृंद का विकास नहीं हुआ है, उस विकास को मैं किस तरह उस अपने एजेंडे पर, जो सरकार का हमारा एजेंडा, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने परसों अपनी कल पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हमने जो संकल्प पत्र में वादे किए थे, हम उन संकल्प पत्र के वादों की जो घोषणा हमारी सरकार बनने पर हमने की थी, हम उन वादों पर खरा उतरेंगे। विधायक जी के सुर भले ही मौके की नजाकत को भांपते हुए नरम पड़ गए हों, लेकिन उनके समर्थक उनसे 2 कदम आगे निकले। केवल देवबंद का नाम बदलकर देववृंद नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे जितने भी स्थान, शहर, नगर, कस्बे हैं, मुजफ्फरनगर का नाम भी बदला जाना चाहिए, अलीगढ़ का नाम भी बदला जाना चाहिए, और भी बहुत लंबी लिस्ट है। लेकिन हमारी मांग केवल देवबंद की है कि देवबंद का नाम और ये देववृंद होना चाहिए। हमने विधायक जी से भी अनुरोध किया है और विधायक जी ने हमें आश्वासन भी दिया है कि मैं इस प्रस्ताव को विधानसभा के अंदर रखूंगा। मायने ये नहीं रखता कि देवबंद का नाम देवबंद ही रहे या देववृंद हो जाए। मायने रखता है कि देवबंद का विकास कब और कैसे किया जाए। हालांकि स्थानीय विधायक अब कह रहे हैं कि शहर का नाम बदलना उनकी प्राथमिकता नहीं है, बल्कि शहर का विकास पहली प्राथमिकता है। लेकिन उनके समर्थक अब बाकी शहरों का नाम बदलने की भी मांग उठाने लगे हैं, और ये बीजेपी के नारे सबका साथ सबका विकास के साथ मेल नहीं खाता। देवबंद से कैमरा पर्सन परमिंदर शर्मा के साथ आनंद पटेल, आज तक। दरअसल ये मुद्दा ही इतना उलझा हुआ है और ये मुद्दा ही नासमझी का है। ये राज्य सरकार का मुद्दा नहीं है, बल्कि एक इकलौते विधायक का मुद्दा है जो देवबंद का मतलब न जाने क्या समझते हैं। वो देवी वंदन से शायद इसे जोड़कर कभी देख ही नहीं पाए। वैसे भी विकास की बात आप कर रहे हैं, विकास ही करें तो बेहतर होगा।